कर दे शुरू। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है लोकेश सिंह एंड आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फोकस करते हैं एजेई एग्जाम पर, जो चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने और वो चाहते हैं कि उनका जर्नल स्टडीज स्ट्रांग हो जाए और वो चाहते हैं कि आखिर उनको पता चल सके कैसे करे तैयारी। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सिलेबस के साथ अच्छे से रूबरू करवाया था एंड उसी वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा। शायद इस बात को मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 दिन हुए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैंने आपको यहां पर यह भी बताने की कोशिश करूंगा आखिर कैसे करें तैयारी, अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो हमेशा हम लोग बोलते हैं, क्लासेस में बोलते हैं, कई बार और जो टीचर्स आप लोगों को बोलते हैं कि 360 डिग्री अप्रोच बनना हो। 360 आखिर ये है क्या भाई? 360 डिग्री आखिर है क्या? और हम इंजीनियर्स, हमें कैसे नहीं पता? मैं तो नहीं हूं पर आप लोग इंजीनियर हो, ठीक है, मैं तो जीएस का फैकल्टी हूं। हम इंजीनियर्स को कैसे नहीं पता यार ये कौन सी अप्रोच है जो यहां पे लेकर आ रहे हैं ये लोग, और बार बार बोलते हैं क्लास में और हम लोग परेशान होते रहते हैं और क्लास में पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है। खैर, मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नो डाउट आपको अपने अपने माता पिता का सपना क्या करना है? पूरा करना है। और इन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष जरूरी है। उसी संघर्ष में एक छोटी सी चिंगारी, उसी संघर्ष में एक छोटी सी डायरेक्शन या एक दिशा देने का काम मैं यहां पर आप लोगों के साथ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों तक जब पहुंचेगा तो आपको एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, आप और अच्छे से फोकस कर पाओगे अपने नॉन टेक वाले पार्ट में, जीएस और जीके वाले पार्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। खैर, हम लोग जरा बात करते हैं सबसे पहले तो भाई एग्जाम पैटर्न, जो हमेशा मैं बताता ही हूं अपनी क्लास की शुरुआत से पहले, या हमेशा आपको समझाता हूं कि भाई एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 तो भाई बेसिक सी बात है, जो रीजनिंग का पार्ट है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, सेम अवेयरनेस जनरल मतलब जीके जीएस का पार्ट 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 2 घंटे का पेपर। एंड इसी के साथ आता है कौन सा? आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट, जिसके भी आप महारथी हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर। तो ये पूरा पेपर आपका होता है 2 घंटे में। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 200 मार्क्स एंड 2 घंटे। और यहां पर 1/4 बोले तो 2.5 मतलब सॉरी 0.25 की क्या है नेगेटिव मार्किंग है, वो आपको खैर पता ही है। देन इसके बाद आपका CBT 2 होता है, जहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेक्निकल वाला पार्ट आता है। इसमें आपका जीके जीएस का पार्ट नहीं आता। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो वहां से आपको क्या 300 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा। उसमें अराउंड आपके सामने 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो किसकी होगी? 0.33 की होगी, मतलब कि 1/3 की होगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर सीधे सीधे 1/3 मार्क्स गए, मतलब कि 3 नंबर में से 1 नंबर सीधा सीधे जाता है आपका। अब हम लोग जरा नॉन टेक की बात कर लेते हैं हमारा, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव मैं जिसका फैकल्टी हूं मैं उसी की बात करूंगा। मैं किसी और की बात कैसे कर सकता हूं? मैं टेक्निकल तो नहीं बता सकता। तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या? एनालिसिस करना है। अच्छे से समझो, जानो, अच्छे से समझो, जानो। भाई सीधी सी बात है, आपने कभी शेर को शिकार करते हो आपने वैसे तो नहीं देखा होगा, पर नेशनल ज्योग्राफी में सब जगह पर देखा होगा जानवरों को, सांप को, शेर को शिकार करते हुए। इनकी सबसे खास बात क्या होती है? ये लोग सबसे पहले देखते हैं कि जिसका ये शिकार कर रहे हैं क्या वो उनकी पकड़ में आ सकता है, नहीं आ सकता। वो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साइज को ऑब्जर्व करते हैं। सेम वो चीज आपको भी करनी है। आपको भी क्या करना है? अच्छे से ऑब्जर्व करना है पेपर को। अपने पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट की नॉलेज गैदर करनी है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो जीएस के, उसकी क्या करनी है? आपको नॉलेज लेनी है अच्छे से। देन आपको अपने अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप होगी? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करना है। साथ ही साथ धीरे धीरे आपको क्या? टाइम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना है। पर यहां पर पहुंचने से पहले आपको क्या, यहां पर क्या, एक एक्यूरेसी को जरूर मेंटेन करना है। किसको? एक्यूरेसी को, ताकि आप लोग जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलती ना करें। अगर एक्यूरेसी अच्छी हो गई तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पर भी टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि आपको पता है जीएस से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्निकल वाला पार्ट है।
तो उस टेक्निकल वाले पार्ट को बहुत सीरियसली लेना है, बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहां पर एटलीस्ट इतना टाइम देना है जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ऐसा मत करना पता चला जीएस में महारथी हो गए, वहां पे जाकर सेकंड पेपर निकला नहीं। तो इसीलिए आपको इस चीज का क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें अपने सब्जेक्ट के बारे में, हम लोग नॉन टेक के बारे में बात करें, तो भाई हिस्ट्री 2023 का अगर बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे थे, इकोनॉमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हमने एक साथ लिखे 10 से 12 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 9 से 10 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके का जो पार्ट था वो उसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे। अगर देखा जाए स्टैटिक जीके करंट अफेयर में लगभग एक जैसी चीजें ही रहती हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2021 की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी में, 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, 1 से 2 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 10 से 15 क्वेश्चन थे, एंड करंट अफेयर की बात की जाए तो 8 से 9 क्वेश्चन थे। वहीं पर 2020, 2019, 18 एंड 17 तक का आपके पास क्या पूरा का पूरा डेटा है। इसे आप लोग चाहें तो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा बेहतर आइडिया मिले, क्लियरिटी मिले कि आपको किस तरीके से पेपर पर, किस तरीके से सब्जेक्ट पर क्या करना है, फोकस करना है, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब नो डाउट अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में अगर देखा जाए एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न 3 पार्ट है, तीनों पार्ट से भी अगर एक एक क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सेलेक्ट कर लिया जाए कि बस यही पढ़ लूं और इससे क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं। ऑलरेडी आप लोग इतने समझदार हो, ऑलरेडी आप लोग इतने एग्जाम दे चुके हो, कॉलेज में अपने देख चुके हो, प्रोफेसर्स को देख चुके हो, आप लोगों ने उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कई बार कि सर हमें बस इंपॉर्टेंट बता दो, हम वो इंपॉर्टेंट पढ़ लें और हमारा क्या हो जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। इसीलिए आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। इन 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन की बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। जब आप आधे नंबर से रह जाते हो, जब आप 1 नंबर से रह जाते हो, अपने आप में बहुत बड़ा क्या होता है, मतलब बड़ा तकलीफ होती है कि यार क्या 1 नंबर से रह गया। तो इसीलिए आपको अच्छे से क्या करना है, एनालाइज करना है आपको अपने पेपर को। अब हम लोग जरा सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं, आखिर ये 360 अप्रोच अपनाएंगे कैसे, क्या तरीका है यहां पर। देखो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब यहाँ पे डाले। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, संगम एरा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, संगम एरा, बौद्धिज्म, जैनिज्म, कुषाण डायनेस्टी, मगध एरा, गुप्ता एरा एंड पोस्ट गुप्ता एरा, मुस्लिम इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, कॉलोनियल एरा इन इंडिया, ठीक है, 1857 एंड अदर रिवॉर्ड्स, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन एरा एंड इंडिपेंडेंस। लगभग लगभग पूरी हिस्ट्री कवर हो गई। एक दो छोटे मोटे पॉइंट जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पर आपके लिए एक बचता है कौन सा, मराठा एम्पायर बच जाता है, ठीक है, रिलीजियस जो इंफॉर्मेशन है वो बच जाती है ना। तो नो डाउट वो भी कभी ना कभी पूछा जरूर जाएगा, तो देखेंगे उसे भी, पढ़ेंगे हम उसको भी, परंतु जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर पढ़ना हो, अब आप सोचो कि करंट में अभी रिसेंटली कोई न्यूज चल रही है क्या, करंट में अभी न्यूज चल रही है, अब हिस्ट्री की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है, हम लोग ले लेते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबर, है ना, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, बाबर के बारे में बात करते हैं। जब बाबर के बारे में बात करें, हिंदी मीडियम में थोड़ा इसलिए लिखूं ताकि हिंदी वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा समझे, ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आती है हिंदी को लेकर। तो जब बाबर के बारे में बात करेंगे तो भाई बाबर कब आया था, भाई नो डाउट इसके टाइम पर क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पहला इतिहास की जानकारी मिल गई आपको, ठीक है। कहां से आया था, फरगना नामक स्थान से आया था। अब करंट अफेयर में क्यों आ गया, क्योंकि रिसेंटली नो डाउट हम लोगों ने किसके बारे में बात की, राम मंदिर को लेकर बात की, किसके बारे में, राम मंदिर के बारे में बात की। अब नो डाउट क्योंकि करंट अफेयर का, अब यहां पर करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस यहां नहीं आता, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस आता है यहां पर। यही करंट अफेयर है जो आगे जाकर किससे कनेक्ट हो गया, हिस्टोरिकल पार्ट से कनेक्ट हुआ, क्योंकि राम मंदिर तोड़ा किसने था, बाबर। वहां पे कौन सी मस्जिद बनाई, बाबरी मस्जिद बना दी। और यहां पर हमको क्या पता चला, आज के टाइम पर राम मंदिर कौन से स्ट्रक्चर में बनाया गया, नागर शैली में बनाया गया। कौन सा, नागर शैली, सॉरी मैं फिर से इंग्लिश में लिखने लगा, नागर शैली में बनाया गया। किसमें बनाया गया, नागर शैली में बनाया गया, है ना भाई। अब करंट अफेयर में पार्ट क्या बना, बनाने वाले व्यक्ति कौन थे,
भाई बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? मूर्ति किसने बनाई? मूर्ति किसने बनाई? तो क्या बताओगे यहां पर? भाई ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? अब कहां से क्वेश्चन आया? करंट अफेयर से आया, और उठाकर कहां पर डाल दिया हम लोगों ने? उठा के कहां पे डाल दिया हम लोगों ने ये क्वेश्चन उठा के डाल दिया, हिस्ट्री से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? हिस्ट्री से जोड़ दिया। बाबर कब आया था? 1526। एग्जामिनर के माइंड में ये थोड़ी चल रहा है बाबर, एग्जामिनर के माइंड में चल रहा है राम मंदिर, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोरी बाबर की आएगी, और बाबर की आएगी तो बाबर से जुड़ी इंफॉर्मेशन की भी आएगी। बात समझ में आई आपको यहां पर? तो ये वो तरीका है जिसको आप क्या कर सकते हो, यहां पर अच्छे से समझ सकते हो। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भाई कितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया वो तो मुझे बाद में पता चलेगा, कि मैंने पूछा था राम मंदिर किसने बनाया, उसका आर्किटेक्चर कौन था, आर्किटेक्ट कौन था, आर्किटेक्चर जो उसका एक स्ट्रक्चर था वो डिजाइन किसने किया था, आर्किटेक्ट कौन था। और दूसरा क्या पूछा मैंने आपसे, जी राम मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति है वो किसने बनाई। भाई बहुत कॉमन नाम है, अरुण योगीराज जी यहाँ पे नाम आएगा। किसका नाम आएगा? अरुण योगीराज जी का नाम आएगा। एंड जो राम मंदिर का स्वरूप निकल के आया वो किसने बनाया? वो चंद्रकांत सोमपुरा जी ने बनाया। तो भाई ये भी एक क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। क्या अरुण योगीराज? बात समझ में आई आपको यहां पर? तो करंट अफेयर से किस तरीके से हिस्ट्री से चीजें बिलोंग करती हैं, रिलेट करती हैं। हो सकता है आपसे और चीजें पूछ ले, और कौन कौन से टेंपल थे जिनको तुड़वाया गया, ठीक है, कौन कौन से वो टेंपल हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं, ऐसे कौन से टेंपल हैं। नागर शैली भारत के किस क्षेत्र में ज्यादा दिखी? तो नो डाउट उत्तर भारत में दिखी। कहां पर दिखी? उत्तर भारत में दिखी। कहां पर दिखी हमको? नागर शैली ज्यादातर उत्तर भारत के क्षेत्रों में मिली। दक्षिण भारत में कौन सी मिलती है? हमें द्रविड़ियन शैली देखने को मिलती है। कौन सी शैली दिखती है? द्रविड़ियन शैली देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए आखिर किस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को कवर करना है। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आई होगी। अभी रिसेंटली क्या 30 जनवरी, क्या खास बात है भाई 30 जनवरी की? 30 जनवरी की खास बात क्या है यहां पे? अगर मैं बोलूं आपसे तो क्या बताओगे आप? 30 जनवरी की सबसे ज्यादा बड़ी खास बात क्या है? 30 जनवरी की सबसे ज्यादा बड़ी खास बात यह है कि इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी को गोली मारी गई थी, है ना। गांधी जी को क्या किया गया था? गोली मारी गई थी। तो गांधी जी के हिसाब से यहां पर क्या हो गया, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है अगर एग्जाम अभी रिसेंटली आसपास कभी हो रहा हो तो उसके माइंड में जब 30 जनवरी आएगा वो क्या कर देगा, गांधी जी की इंफॉर्मेशन पूछ लेगा तुमसे उठाकर इतिहास में। तो जब भी आप करंट अफेयर की कोई चीज पढ़ते हो तो उसके आसपास अगर कोई ऐसी भी कोई बात है तो उसको क्या कर लो, एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लो, उठाकर डाल दो, है ना। उससे होगा क्या? उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि आपका रिवीजन और आपका सब्जेक्ट दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, अच्छे मतलब सॉरी आपका करंट अफेयर और आपका सब्जेक्ट दोनों एक साथ क्या होते रहेंगे, कवर होते चले जाएंगे। एक तरह से रिवीजन होता चला जाएगा इन दोनों का। फिर आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में मेजर टॉपिक कौन से? सोलर सिस्टम, आवर अर्थ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसका पार्ट है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, एंड रॉक इसी का पार्ट है, रॉक भी इसी का पार्ट है। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, ओशन करंट, इसमें क्लाइमेट भी आ जाता है, रेनफॉल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। कॉन्टिनेंट्स जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, भाई 5, और जो ओशियंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भाई भारत के बारे में, भारत के माउंटेन, प्लेटू, प्लेन रीजन, आइलैंड, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन। रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंडियन सॉइल एंड वेजिटेशन को लेकर इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, इनको लेकर, नेशनल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स जो होते हैं, सेंसस को लेकर इंफॉर्मेशन। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है कि भैया इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या करीबन करीबन बताया जा रहा है 145 करोड़ क्या हो गई हमारी पॉपुलेशन हो गई है, 1,45 करोड़ ऐसा माना जा रहा है। अभी जब होगा जनगणना तब पता चलेगा, पर जनगणना हुई नहीं है, जबकि होनी कब थी? 2021 में होनी थी।
क्यों नहीं हुई? अब कब होगी? 2026 में होगी। कब होगी? 2026 में होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई एक तो कोविड आ गया था। क्या आ गया था? कोविड आ गया था। और कोविड के अलावा यहां पर एक और चीज थी, क्या? गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि भैया अभी ये वाला पार्ट क्या पॉलिटी से कनेक्ट हो जाएगा। भाई नो डाउट एक तरह से करंट अफेयर से रिलेट कर रहा हूं मैं सब कुछ, कि अभी रिसेंटली परिसीमन लेकर आना है, सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। तो एक काम करो, ये जनगणना कब कर दो? 2026 में कर दो। करंट अफेयर से चीजों को रिलेट कर दो। अभी रिसेंटली न्यूज में आया क्या? हमारा लक्षद्वीप आया। भाई क्या है? अब इसको हटाओ जरा। रिसेंटली क्या आया? हमारा लक्षद्वीप आइलैंड आया। अब लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारा आजकल न्यूज में अचानक से बहुत ज्यादा आ गया, इसकी कैपिटल क्या है भाई? सबको पता है क्या? कावरती। कौन कौन से चैनल से जो डिवाइड करते हैं लक्षद्वीप कावरती को, और कावरती और मिनिकॉय को, मिनिकॉय और मालदीव को? कौन से चैनल डिवाइड करते हैं भाई? पूछा जाता है ना, चैनल पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा? क्या ऐसी कोई मैं बात बोल रहा हूं जो करंट अफेयर से रिलेट नहीं कर रही? तो जब आप चीजों को पढ़ते हो एग्जामिनर के माइंड में, भाई आपके न्यूज में आपके सामने जो चीजें चल रही हैं वही चीजें तो एग्जामिनर के आसपास भी घूम रही होंगी। वो भी तो इन्हीं सब चीजों से इंस्पायर होगा। उसे पता चलेगा न्यूज में लक्षद्वीप था तो लक्षद्वीप के ऊपर क्वेश्चन उठा के डाल दिया, एक पूछ लिया कौन सा चैनल कहां पे डिवाइड करता है, 8 डिग्री चैनल कौन सा है, ये चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल कहां से डिवाइड करता है, पूछेगा ना। सोचो, तो आपको ये चीजें कोई मुश्किल नहीं है, ये चीजें बहुत आसान है। आपने न्यूज में देखा लक्षद्वीप की बात चल रही है, तुरंत ज्योग्राफी की बुक या कॉपी या आपके जो भी नोट्स हैं वो उठाए, तुरंत पन्ना पलटा, लक्षद्वीप पे देखा, यहां पे सर ने लिखवाया था लक्षद्वीप, ये पॉइंट लिखे थे, बस कवर हो गया। वहीं पर कवर हो गया, उसी वक्त वो डाउट क्लियर, हमेशा के लिए वो आपके माइंड में बैठ जाएगी चीज, हमेशा के लिए। कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, समझे? तो जब आप चीजों को कवर कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको उस तरीके से कवर करो जहां से क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर भी इसी तरीके से क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन उठाएगा, आप लोगों की नजरों के सामने से उठाएगा। तो आई होप आपको समझ में आई ये बात। मैं हर एक टॉपिक से चीजें उठाकर आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ, आप लोग देख पाओ, जान पाओ कि हाँ सर ये चीजें हमने देखी हैं, न्यूज में सुनने को मिलती हैं, यही चीजें तो फॉलो करनी है। अभी हम लोग बात करते हैं बजट की। भाई नो डाउट पॉलिटी की बात हो रही है, तो पॉलिटी देखो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोर्स ऑफ एंड प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या आता है हमारा, पार्ट एंड शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो, ठीक है, यूनियन टेरिटरी सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यहीं पर मैं लिख भी देता हूं क्या, वाइस प्रेसिडेंट। देन इसके बाद अगर आप बात करें क्या, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, इसमें पीएम वीएम हमारे सब आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आ जाएगा हमारा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे यूपीएससी है और जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन होता है, ये सब। फिर आता है हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट? अभी रिसेंटली, चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, बजट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? बजट की बात कर रहे थे। बजट डिक्लेयर हुआ, किस तरीके का बजट था भाई? अंतरिम बजट था। कैसा था? अंतरिम बजट था, एंटरिम बजट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जो अंतरिम बजट है, क्यों कहा था, क्यों आया ये, ऐसा ही क्यों आया? एक तरह से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्या कारण है? करंट अफेयर में है ना, करंट में अभी की तो न्यूज है, अभी की न्यूज है ना, कोई बहुत ज्यादा पीछे की न्यूज तो नहीं है, अभी जस्ट न्यूज है, रिसेंट न्यूज है। क्यों आया? क्योंकि अभी होने 2024 में क्या होने, इलेक्शन होने, चुनाव होने, और ऐसे में आप बजट में कोई बड़ा क्या नहीं दे सकते, कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। दूसरा, क्या पता आपकी सरकार चली जाए, किसी और की सरकार आ गई, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से बजट बनाएगा ना, जो भी पर्सन आएगा वो अपने हिसाब से बजट बनाएगा। तो भाई सीधी सी बात यहां पर यह है कि करंट अफेयर में जो भी चीजें चल रही है उन पर क्या करो, फोकस करो।
यहां पे कई लोग मेरे से बार बार क्वेश्चन करते हैं, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, जो क्लास चलती है उस लाइव क्लास में भी क्वेश्चन करते हैं कि सर करंट अफेयर में प्रॉब्लम आ रही है, करंट अफेयर कैसे पढ़े, करंट अफेयर कैसे पढ़े। अरे भैया यही तरीका करंट अफेयर पढ़ने का, कुछ और नहीं करना आपको। इसी को बोलते हैं 360 डिग्री अप्रोच, कि आप हर तरफ देखो, उस टॉपिक के चारों तरफ निगाह दौड़ाओ। समझ में आई बात? बात समझ में आई आपको? यहां पर अब इसको हटाओ भाई, सीधी सी बात है। अब पॉलिटी की बात हो रही है तो बजट कौन से आर्टिकल में आता है, बजट से रिलेटेड और कौन से आर्टिकल हैं, कौन प्रेजेंट करता है, कौन प्रेजेंट करता है, कौन से वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया है, कौन से वो पीएम है जिन्होंने अब तक बजट पेश किया है, या कौन से जो पीएम थे जो फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट पर भी काम कर रहे थे। बात समझ आई? क्लियर है? अभी और चलो ठीक है, अब इसको जरा हटाते हैं हम लोग, इसको हटाकर और थोड़ा कुछ देखें। तो अभी एक क्वेश्चन, चलो ये सबके लिए, कौन सा वो अमेंडमेंट है जो अभी रिसेंटली वुमेन्स के लिए आया, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। वुमेन्स को क्या किया गया, यहां पे कहीं ना कहीं 33% क्या दिया गया, रिजर्वेशन देने की बात की गई है। किसको? वुमेन्स बिल, महिला विधेयक, बता सकते हो कौन से नंबर का विधेयक है? अभी की बात है ना, कोई ज्यादा पुरानी तो बात नहीं है। 33% सीट्स देने की बात की गई है, यही तो है, यही तो पढ़ना है बेटा। ये करंट अफेयर आप जिसे बोल रहे हो, ये पॉलिटी का ही तो पार्ट है, कहीं बाहर से तो नहीं आया। बात समझ आई? अब यूपीएससी का हेड कौन है, फाइनेंस कमिश्नर कौन है? अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया गया ना, 16th फाइनेंस कमीशन हुआ ना अभी रिसेंटली। आर्टिकल कौन सा है? यही चीजें तो, ये करंट अफेयर नहीं आता कि अपॉइंटमेंट, रिसेंट अपॉइंटमेंट कौन कौन सी हैं, पूछता है ना करंट अफेयर। तो भाई वही तो चीज है, रिसेंट अपॉइंटमेंट ही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पॉलिटी में, है ना। अब वहां पर रिसेंट अपॉइंटमेंट की जगह सीधे पूछ लेगा कि पंचायतों के वित्त के बारे में कौन जानकारी प्रस्तुत करता है, तो नो डाउट फाइनेंस कमीशन करता है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल बताओ भाई। अब बात समझ में आई? ठीक, अब आते हैं बात इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स नो डाउट अभी बजट को लेकर जो बात की थी, सेम यहां पर भी लागू होती है, बजट को लेकर बात होती है ना, बजट को लेकर बात साहब यहां पर भी इकोनॉमिकल सर्वे की बात होती है। सबसे पहला इकोनॉमिकल सर्वे कब आया था? अभी रिसेंटली बजट और इकोनॉमिकल सर्वे आया, करंट अफेयर की बात चल रही है। सबसे पहला इकोनॉमिकल सर्वे कब आया भाई? सबसे पहला इकोनॉमिकल सर्वे कब आया, क्या बताओगे आप यहां पे? इकोनॉमिकल सर्वे 1950, 51, 1950, 51 में आया। अब ये चीज जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर है, गवर्नमेंट ने अभी इकोनॉमिकल सर्वे 31 जनवरी को अपना प्रस्तुत किया, ठीक, वहीं पर हमको क्या सुनने को मिल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको यहां पर बात समझ में आई होगी अच्छे से। हाँ भाई, क्लियर है? किसी को भी अगर कोई भी तरह का डाउट आता है तो प्लेट आप बिल्कुल पूछो, मैं खुश होऊंगा कि तुमको डाउट आ रहे हैं तो तुम यहां पे पूछ रहे हो। कौन कौन से टॉपिक है? बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, 5 ईयर प्लान, ये मेजर टॉपिक्स हैं। नेशनल इनकम, आरबीआई के बारे में, आरबीआई एंड बैंकिंग एक ही पार्ट है, आरबीआई एंड बैंकिंग। बैंकिंग पूरी तरह से नहीं पढ़ना, बैंकिंग थोड़ा बहुत बैंकिंग यहां पे आता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, टैक्स एंड जीएसटी, बजट और इकोनॉमिकल सर्वे का पार्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हाँ एक चीज और आती है, वो क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स। ये गवर्नमेंट स्कीम खैर हमारा करंट अफेयर का भी हिस्सा है एक तरह से। किसका हिस्सा है? करंट अफेयर का भी हिस्सा है। साइंस की बात करें तो बेसिक ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज एंड किंगडम्स आता है, सेल्स एंड सेल डिवीजन आता है, प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर आता है, फोटोसिंथेसिस, डीएनए, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है, इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, एनिमल सेल टिश्यूज। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका ब्लड वाला होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वैसे पार्ट है। अब नो डाउट बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो भाई अभी न्यूरालिंक कल ही परसों न्यूज में था, इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया था न्यूरालिंक को लेकर कि ये जो न्यूरालिंक आ रहा है, जो अब हम लोग असेंबल करना शुरू करेंगे, इसका सबसे पहले फायदा किनको होगा?
जिनका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, जिनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, प्रॉपर सुनाई नहीं देता, जो लोग चीजों को क्या नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते बोलकर, उनके काम आएगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग क्या कर पाएंगे, प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। देन रिप्रोडक्शन सिस्टम आता है, रेस्पिरेशन आता है, सांस लेना छोड़ना, वायरस एंड बैक्टीरिया डिजीज आता है, विटामिन मिनरल्स, फ्रूट सोर्सेज एंड चेन आता है, फूड चेन आता है ना। फिजिक्स की बात करें, ऐसा यूनिट एंड एनर्जी आएगा, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आता है, मोशन, इलेक्ट्रिकल एंड सेमीकंडक्टर आता है, वेव, साउंड एंड इंस्ट्रूमेंट्स आता है, लाइट एंड ऑप्टिक्स आता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर आता है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, मैटर, मिनरल्स और एलॉयज आता है, नॉन मेटल आता है, एसिड एंड बेस आता है, एंड पीएच एंड केमिकल इक्वेशंस आता है। पीएच वैल्यू कई बार पूछी जाती है, वाटर की, यूरिन की, टोमेटो की, है ना, जो आपका क्या बोलते हैं विनेगर, सिरका, उसकी, ये सब चीजें पूछी जाती है। केमिकल, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो भाई यहाँ पे क्या आएगा आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, एसिड, बेसिक, सॉल्ट आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आता है, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आता है, एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट आता है। अब केमिस्ट्री में वैसे और भी चीजें हैं, परंतु ये मेजर पॉइंट थे जो मैंने आपको यहां पे बताए। तो ये पॉइंट्स भाई, ये सारा का सारा जो पार्ट है साइंस का, जितना भी पार्ट है, ये सब क्या है, 10th क्लास के लेवल का है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 10th क्लास के लेवल की, वहां को अगर आपने ध्यान दिया था तो 100% है, ये चीजें आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो, समझाने का, इस लेक्चर को, इस क्लास को लेने का, ये आधा घंटा आप लोगों का यहां पे लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ केवल दो थे। पहला, अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाना है, तैयारी करनी कैसे है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाए। दूसरा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल सके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आपका होना है अभी जून में, तो आप उसके हिसाब से टाइम लगा लो। आपके पास कितना, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी के हिसाब से अब टाइम लगा लो, कितना टाइम बचा है आपके पास अभी, आपके पास मुश्किल से मुश्किल 3 महीने का टाइम है, अगर कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि कम से कम थोड़ा बहुत टाइम तो प्रैक्टिस को भी दोगे, या हमेशा पढ़ते ही चले जाओगे, प्रैक्टिस को भी तो टाइम देना है। अब बात करते हैं स्टैटिक एंड करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, स्पोर्ट्स ट्रॉफी, बुक्स एंड ऑथर, फोक डांस, क्लासिकल डांस जो आते हैं, ठीक है, फेमस इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, कोई अभी रिसेंटली बात हुई है, किसी को अभी नोबेल प्राइज मिला, किस चीज के लिए मिला भाई, नोबेल प्राइज किस चीज के मिला, है ना, किस चीज के मिला, किसको दिया गया, ये सब चीजें, ठीक है। फिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कोई नई चीज हुई, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, चीता, जो चीता है उसे किस पर्टिकुलर पार्क में रखा गया है, कौन सा वो नेशनल पार्क है जहां पे स्पेशली चीता को रखा गया। अभी रिसेंटली उन्हीं चीतों ने क्या यहां पर 3 बच्चों को जन्म भी दिया, है ना, क्योंकि इंडिया में तो चीते खत्म हो चुके हैं, एशियाटिक जो इसको चीता बोलते हैं। अभी हम लोगों ने जो चीता लेकर आए वो कहां से लेकर आए, नामीबिया से लेकर आए, वहां से जो चीते आए हैं उनको क्या करें हम लोग इंडिया के एटमोस्फियर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिर डैम्स एंड रिजर्वायर, कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई हो भाई, या वैसे तो पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, अभी रिसेंटली एक हेनरी इंडेक्स आता है जिसमें इंडिया की रैंकिंग बताई गई पासपोर्ट की, इंडिया किस लेवल पर है, सबसे लोअर लेवल पर कौन सा पासपोर्ट है, सबसे हाईएस्ट पासपोर्ट की वैल्यू किसकी है, इंडियन इकोनॉमी किस तरह से इन्वॉल्व मतलब इंप्रूव कर रही है, किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी रिसेंटली आई कौन सी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्या आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया है भैया, इस इंडेक्स में क्या बताया गया कि 25 करोड़ भारतीय क्या गरीबी रेखा से बाहर निकल आए। हुआ ना, किसने रिलीज की ये रिपोर्ट, नीति आयोग ने रिलीज की,
किसने की? नीति आयोग ने रिलीज की। यही तो है करंट अफेयर, यही तो चीजें। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब भाई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी लो इसके बारे में भी एक एग्जांपल देता हूं। G20, अब ये G20+1 हो गया है, G21 हो गया है। कैसे हो गया है भाई? कौन जुड़ गया इसमें? इसमें जुड़ गया है कौन? अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। कौन जुड़ा है? अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। G20 समिट अभी रिसेंटली हुआ कहां पे था? इंडिया में हुआ था। इंडिया से पहले कहां हुआ था? इंडिया के बाद कहां पर होगा? यही तो करंट अफेयर है, यही तो पूछा जाता है। रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, रिसेंटली यूनेस्को की लिस्ट में अभी न्यूज के अकॉर्डिंग किसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया एक जगह को। वो जगह कौन सी है? वो जो मराठा एम्पायर के जो किले थे, जहां पर वो युद्ध लड़ा करते थे, उन स्पेशल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने की बात की गई कि भैया इनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में डालो, क्योंकि इतने दुर्गम दुर्गों पर चढ़ना और वहां पे फाइट करना अपने आप में क्या काबिले तारीफ है। उन फोर्ट्स को यहां पर यूनेस्को की हेरिटेज साइट में लिस्ट करने की बात की गई। अभी तक कितने शामिल हैं? 42 शामिल हैं। अब ये अगर शामिल हो गए तो 43 हो जाएंगे। होगा ना? होगा नहीं होगा? अब यहीं पर एक और चीज आ गई भाई, मराठा एम्पायर की बात आ रही है। अब मराठा एम्पायर की बात आ रही है तो 100% शिवाजी महाराज को पूछेगा, 100% पेशवा बाजीराव को पूछेगा, 100% नाना साहिब को पूछेगा, सदाशिव भाऊ को पूछेगा। बात समझ आई? तो यहां पर इस तरह से क्या आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है। फिर किसी भी तरह का जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है भाई, किस देश के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज की है हम लोगों ने, किस देश के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को लेकर पूछेगा। ठीक है, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। और जो भी करंट अफेयर में इन्वॉल्वमेंट आ रही है, जो भी करंट अफेयर में चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको लेकर भी क्या करेगा? डिस्कशन करेगा। अब करंट अफेयर में रिसेंट की बात है, रिसेंटली क्या करंट अफेयर में एक नई चीज आई, क्या आया? टेक्नोलॉजी को लेकर। भाई नो डाउट साइंस एंड टेक की बात करें हम लोग, साइंस टेक के में हर एक चीज आती है। यहां पर साइंस टेक हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर एक चीज इसमें इन्वॉल्व होगी। अब हर एक चीज अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट एलोरा। क्या नाम दिया इसे? प्रोजेक्ट एलोरा। अब यार मुझे लग रहा है मैं यहां पे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं तुमको। कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए? प्रोजेक्ट एलोरा लेकर आया। क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट की? इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका पूरा एलोरा का? अनेबलिंग द लो रिसोर्स लैंग्वेज, अनेबलिंग द लो रिसोर्स लैंग्वेज। अब ये काम क्या करेगा? ये जो अनेबलिंग द लो रिसोर्स लैंग्वेज है, ये इंडिया की, कहां की? इंडिया की जो रेयर लैंग्वेज है, रेयर लैंग्वेज है, इनके ऊपर काम करेगा। इन रेयर लैंग्वेजेस को क्या करेगा? वापस से इनका पूरा डेटा अपने पास इकट्ठा करेगा, ताकि ये लैंग्वेज पूरी तरह से लुप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। इस तरह की लैंग्वेजेस को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसमें एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम है मिसमी। क्या नाम है? मिसमी लैंग्वेज। क्वेश्चन यहां से बनाकर उठाएगा कि ये जो मिसमी लैंग्वेज अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट एलोरा के अंतर्गत आई। कौन सी कंपनी के अंतर्गत? माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट एलोरा के अंतर्गत आई। ये मिसमी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कहने के लिए करंट अफेयर, क्वेश्चन पहुंच गया ज्योग्राफी में। कहां पहुंच गया? ज्योग्राफी में पहुंच गया। और इसे पॉलिटी में भी पहुंचा सकता है कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को प्रोटेक्ट करने का, उनको संरक्षण देने का अधिकार भारत के किस आर्टिकल में दिया गया है। अब अगर यह पूछ लिया कि आर्टिकल कौन सा है, कि किसके अंतर्गत भाषाओं के संरक्षण की बात की गई है, तो वो चीज आ जाएगी यहां पे, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत ही। उठा कहां से? करंट अफेयर से। बात समझ आई आपको?
क्लियर। मिसमी मैं खैर मैं बता देता हूं, ये बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी नाम की क्या है, वहां पर माउंटेन रेंज भी एक क्या है, माउंटेन रेंज भी है वहां पर एक। बात समझ आई, क्लियर है। यहां पे इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें यहां पर दे दी, मुझे उम्मीद है कि आप 100% यहां पर क्या करोगे, चीजों को समझ पाओगे, चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस पूरे के पूरे लेक्चर का सिर्फ एक ही है कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर तरीके से क्या कर सकूं, मैं बता सकूं कि भैया आपको तैयारी कैसे करनी है। जीएस कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। अब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है, 5 से 6 महीने। मैं हमेशा मेरे जितने भी वीडियो आप देखोगे उन सभी में मैं ये बोलता हूं 5 से 6 महीने आपको चाहिए जी के जीएस के लिए। परंतु अब आपके पास कितना टाइम बचा है, अगर हम 2024 के हिसाब से बात करें, 2024 के हिसाब से अगर बात करें, अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। बट अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया मैं क्या करने वाला हूं। आपके पता है अच्छे से कि आपके पास टाइम है कम, आपके पास 5 से 6 महीने नहीं है। आप खुद देख लो, फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में 6 जून को शायद एग्जाम है, 6 जून का एग्जाम है। कितने महीने बचे, 1 2 3 4। आज अभी फरवरी चल रहा है, शुरू हुआ है। मैं शुरू में, क्योंकि 1 फरवरी के आसपास इस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड करें, तो अभी शुरू हुआ है। अब से देख लो आप भाई, ध्यान से समझना, आप लोग टारगेट लेकर चलो कि आप 3 महीने में चीजें क्या करोगे, खत्म करोगे। कितने, 3 महीने में। कितने महीने में खत्म करोगे, 3 महीने में चीजें खत्म करोगे। इन 3 महीनों में आपको क्या करना है, सब कुछ कवर करना है, जीके जीएस का सारा पार्ट क्या करना है, कवर करना है। एंड 1 महीना आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन और प्लस क्या करना है, यहां पर रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। और यहां पर ये 3 महीने आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है प्रॉपर अपने सब्जेक्ट की। क्या करनी है, स्टडी करनी है, प्लस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। स्टडी प्लस प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक पढ़ा, XYZ कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने, उसके क्वेश्चन लगाओ। पढ़ने के तुरंत बाद आपको बैठ के क्या करना है, क्वेश्चन लगाने ही हैं। एंड दूसरी चीज क्या करनी है, जैसे ही आपके 3 महीने पूरे हो जाएं, फोकस होकर सिलेबस खत्म कर लिया। अब आपके पास टाइम तो कम है, आपको टेक्निकल भी पढ़ना है। कई लोग बोलेंगे सर टेक्निकल पढ़ना है, आप कैसे बोल रहे हो हम 3 महीने में खत्म कर लेंगे। अरे भैया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो कम से कम पढ़ सकते हो। कुछ मत करो, डेली का एक टॉपिक उठा लो, डेली का एक टॉपिक उठा लो। अब तुम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, इंजीनियर हो, तो 100% है कि साइंस में तो तुमको टाइम नहीं लगेगा ना। साइंस में तो टाइम नहीं लगेगा। साइंस तो मैं मान सकता हूं कि भाई फिजिक्स कुछ नहीं तो तुम 3 से 5 दिन में कवर कर लोगे, केमिस्ट्री आप 2 से 3 दिन में कवर कर लोगे, बायो में आपको 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, हो सकता है 5 से 6 दिन लग जाए, पर उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। बची आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो आपने 10th क्लास के बाद कभी पढ़ा नहीं, शायद कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 12th के बाद नहीं पढ़ा होगा। तो भाई तुम लोगों को तो टाइम देना पड़ेगा ना उसमें। तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो, डेली बेसिस पर एक एक टॉपिक उठा लो, उस एक एक टॉपिक को डेली बेसिस पे कवर करते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, कवर करते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। 100% है। 3 महीने मतलब 90 दिन, 3 महीने मतलब 90 डेज। और तुम 100% इन सारे टॉपिक्स को जरा काउंट कर लो, क्या 90 से ऊपर जा रहे हैं? कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एक एवरेज मान ले, 14 उसमें है, करीबन 12 इसमें है, 14 और 12, ठीक है। यहां पर भी करीबन 12 टॉपिक है। यहां पर आपके पास कितने हैं, 7 टॉपिक हैं। यहां पे आपके पास साइंस का मैंने आपको बता दिया, भाई साइंस आप लोग ऑलरेडी कवर कर सकते हो अपना अच्छे से। भाई मान लेते हैं बायो में आपको लग जाएंगे 7 दिन, और इससे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है। हम फिजिक्स में मान सकते हैं भाई 4 से 5 दिन, केमिस्ट्री में मान सकते हैं 2 से 3 दिन, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो।
ऑलरेडी आपको पता है, आप लोग साइंस साइड से ही बिलोंग करते हो, तो भाई तुम्हें तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का होता है उसे दिक्कत होती है, और तुम तो टेक्निकल बैकग्राउंड से, तुम्हें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यहां पर। और फिजिक्स तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। लॉजिकली सोचो भाई, है ना। यहां पर भी सेम वही कंडीशन, करंट अफेयर और स्टैटिक वाला तो वैसे भी डेली बेसिस पर कवर करने वाला पार्ट है। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो पूरे साल का करंट अफेयर, हम कैसे कवर करें? कुछ मत करो, मंथली बेसिस पर क्या करो, करंट अफेयर उठा लो हर महीने का। अब आपको एग्जाम देना है जून में, आप लोग 2023 के जून से ही उठाओ, जून का, उसके बाद जुलाई, इस तरीके से क्या करते रहो, पर्टिकुलर हर एक महीने का करंट अफेयर उठाओ। कैसे? मंथली बेसिस पर, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करो, आसान हो जाएगा कवर करना। और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को अलग कर लो, उन्हीं को पढ़ो, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखोगे, ये चीज समझ में आ गई। आपके पास 4 महीने हैं, उन्हीं 4 महीनों के हिसाब से आपको सारी चीजें क्या करनी है, तैयार करनी है। उन्हीं 4 महीनों के हिसाब से आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जीएस में आप 4 घंटे 5 घंटे लगाओ, नहीं भैया, तुम्हारे पास 1 घंटा 1.5 घंटा है, वही बहुत है। 1.5 घंटा है वो बहुत है। 1 घंटा पढ़ो, आधे घंटे प्रैक्टिस, 1 घंटा पढ़ो, आधे घंटे प्रैक्टिस, 1 घंटा पढ़ो, आधे घंटे प्रैक्टिस। जब आप इस यहां पर आ जाओगे तो अपने आप ही आप क्या करोगे, आधे आधे घंटे का रिवीजन करो और आधे घंटे प्रैक्टिस, आधे घंटे का रिवीजन, आधे घंटे प्रैक्टिस। भाई इतना ही तो टाइम चाहिए, इतना ही तो टाइम चाहिए ना। 2 घंटे का पेपर है, 30 मिनट जीके, 30 मिनट रीजनिंग और 1 घंटा टेक्निकल पार्ट। एक्चुअल डिवीजन तो यही है ना, एक्चुअल डिवीजन तो ऐसा ही है। टाइम मैनेजमेंट यहां पे हम बोल रहे थे, टाइम मैनेजमेंट क्या है, यही है ना टाइम मैनेजमेंट, कि आपको क्या करना है, एग्जाम देते टाइम भी टाइम को मैनेज करना है। तो भैया टाइम मैनेज, और करंट अफेयर या जीके जीएस की खास बात क्या है, ये टाइम वेस्ट करता ही नहीं। आपको 30 मिनट लगेंगे नहीं, आपको मुश्किल से मुश्किल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 20 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट, उतने में ही क्या हो जाएगा, आपका सब कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं भैया आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई उनको आप लोग फोकस होकर क्या करोगे, फॉलो करोगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आए तो भाई आप लोग हमसे पूछिए, कमेंट सेशंस आप लोगों के लिए ओपन रहता है, आप लोग वो डाउट पूछिए, उन डाउट्स पर मैं खुद रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज खुले दिल से क्या करो, इन विचारों को अपनाओ, थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, आपका सपना हमारा सपना एक ही है। हमारा सपना यह है कि हमारा हर बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो सिलेक्शन ले सके। एंड आपका सपना है कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आप अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएं, अपने जीवन को आगे लेकर जा पाएं, आपके अपने लक्ष्यों को क्या कर सके, पूरा कर सकें। और उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम एक छोटा सा सहयोग आपके लिए कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।